तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 55 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डेहोंग को पता चल जाता है कि उसकी मदर उसके फादर को धोखा दे रही है और किसी बंदे के साथ चोरी छुपे से होटल में जाती है। और जब डेहोंग ये बात अपने ग्रैंडफादर को बताती है और साथ साथ में वो फोटो देखती है जो उसको उसकी मदर के मोबाइल से मिली थी, उस फोटो को गौर से देखने में उसको पता चलता है कि उसके मदर के साथ उसके ग्रैंडफादर ही बाहर जाया करते थे, यानी कि डेहोंग की मदर का अफेयर डेहोंग के ही ग्रैंडफादर से चल रहा होता है। प्रेजेंट मोमेंट में डेहोंग के ग्रैंडफादर ने डेहोंग को गले लगा रखा होता है, लेकिन डेहोंग के ग्रैंडफादर को ये नहीं पता होता है कि डेहोंग को उसके बारे में पता चल चुका है। डेहोंग के हाथ अभी कांप रहे होते हैं और उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा होता है जैसे वो फट जाएगा। डेहोंग अपने मन में सोच रही होती है कि अब उसको क्या करना चाहिए, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इतने में ही डेहोंग का ग्रैंडफादर दोबारा से डेहोंग को गले लगाता है और कहता है, डेहोंग तुमने वो देख लिया है ना। ये सुनकर डेहोंग की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इतने में ही डेहोंग का ग्रैंडफादर कहता है, तुमने वो देख लिया ना, क्योंकि मैंने भी वो देख लिया है। उस खाने की फोटो में हमें एक वीआईपी कार्ड दिख रहा है, लेकिन डेहोंग के ग्रैंडफादर ने फोटो में चम्मच में आ रहे रिफ्लेक्शन को नहीं देखा होता, जिससे कि डेहोंग के ग्रैंडफादर की पोल खुल गई होती है डेहोंग के सामने। और ये बूढ़ा अब भी दिखावा करते करते डेहोंग को बोल रहा होता है, इस फोटो में मुझे एक वीआईपी कार्ड मिल रहा है और इसकी जानकारी निकलवाना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। इस कार्ड से हम उस इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं जो तुम्हारी मदद के साथ होटल में जाता है। कम से कम हमें ये तो पता ही चल चुका है वो इंसान DW होटल का एक वीआईपी है। और डेहोंग क्योंकि अभी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और उसके ग्रैंडफादर को उसके ऊपर शक नहीं होता, और ऊपर से इतनी ज्यादा टेंशन में होने की वजह से डेहोंग अभी वॉमिटिंग करने लगती है। डेहोंग को अपनी मदर और ग्रैंडफादर को देख के घिन आ रही होती है, लेकिन बुढ़े को अब तक समझ नहीं आया होता है कि डेहोंग को उसको ही देख के उल्टी आ रही है। इसलिए बुढ़ा कहता है, डेहोंग तुम चिंता मत करो, मैं हर चीज संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, बाहर दुनिया में इस काले कारनामे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे आंधी आए या फिर तूफान आए, मैं इस केस को हैंडल करके रहूंगा। भले ही बुढ़े के चेहरे में अभी स्माइल होती है, लेकिन डेहोंग ये बात अच्छी तरह से समझ जाती है कि ये बुढ़ा किसी को भी जान से मार सकता है जिसको भी इस बुढ़े के राज के बारे में पता चलेगा। इसके बाद बुढ़ा डेहोंग के कमरे से बाहर आता है और उसका काफी ज्यादा दिमाग खराब लग रहा होता है, क्योंकि दरअसल जो चम्मच में रिफ्लेक्शन आ रहा था वो बुढ़े ने भी देख लिया था, और उसके बावजूद भी बुढ़े ने ऐसी एक्टिंग करी जैसे उसको कुछ भी नहीं पता, यानी कि बुढ़ा अब डेहोंग के साथ कोई गेम खेलने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 20 साल पहले का सीन, जिस समय बुढ़ा जवान था थोड़ा। ये बुढ़ा अपने जवानी के दिनों से ही राजनीति में उतर चुका था, और देखो भले ही अभी इस सीन में ये जवान है, लेकिन मैं इसको बुढ़ा ही बोलूंगा। हम इस बुढ़े को देखते हैं जो काफी सारे रिपोर्टर्स की भीड़ के बीच से जा रहा होता है, और सारे के सारे रिपोर्टर्स बुढ़े की फोटो खींच रहे होते हैं और कहते हैं, सेनेटर अहान आखिर बात क्या है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। सेनेटर अहान, क्या जिस लड़कियों के मामले में आप फंसे हुए हो उस बारे में आप कुछ बात करना चाहोगे। सुनने में आया है कि आपका अफेयर एक से ज्यादा लड़कियों के साथ चल रहा है। इसके बाद हमें बुढ़े की वॉइस ओवर आती है, वो उस वक्त का साउथ कोरिया का बहुत बड़ा कांड था और मैं ही था उस कांड का केंद्र। इसके बाद एक रिपोर्टर बुढ़े को कहता है, सेनेटर अहान, आप पहले भी एक लड़कियों की तस्करी के मामले में इन्वॉल्व रह चुके हो, क्यों मैंने सही कहा ना। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि ये आपके काम के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन इतने में ही बुढ़ा रुकता है और रिपोर्टर की तरफ देख के कहता है, सर जर्नलिस्ट, मैं जानता हूँ चीजें इस वक्त काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी हैं इन वुमेन वाले इश्यूज से, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही काफी सारी बात बता चुका हूँ, ये बस एक गलत फहमी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वैसे भी बहुत सारी लड़कियों को लेके जो मेरे बारे में बात की जा रही है, इस बात का सच जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा, इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा और वेट करो, आपको जल्दी ही सच पता चलेगा। और बुढ़ा स्माइल करता हुआ यहाँ से चला जाता है। और हैरानी वाली बात यह होती है कि जब बुढ़े ने ऐसा कहा होता है तो उसके चेहरे में स्माइल होती है और उसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और यही निशानी होती है एक बहुत बड़े हरामखोर इंसान की। जब बुढ़ा यहाँ से चला जाता है तो रिपोर्टर खुद से कहता है, क्या आखिर वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों था। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका चक्कर बहुत सारी लड़कियों के साथ नहीं चल रहा है। वहीं जो दूसरी रिपोर्टर होती है कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या उसको लगता है कि वो ऐसा करने से बच जाएगा। इसके बाद हम बुढ़े के सीनियर को देखते हैं जो बुढ़े के एक एस्ट्रे फेंक के मारता है, और एस्ट्रे के कांच के टुकड़े उड़ के बुढ़े के आंख के साइड में लग जाते हैं, जहाँ से उसके खून निकलने लगता है। बुढ़े का सीनियर गुस्से में बुढ़े को कहता है, हरामखोर, मैंने तुझे कहा था सही रास्ते में आजा और इन लड़कियों के चक्कर से बाहर आजा। दरअसल ये जो बंदा होता है ये बुढ़े की पार्टी का लीडर होता है, जिसका नाम होता है इंडॉन होंग। इंडॉन बुढ़े को बोल रहा होता है, तू हमारा अगला पार्टी का लीडर बनने वाला है और उसके बावजूद भी तू अब भी ऐसे मामलों में पड़ रहा है। अगर हम तेरे इन लफड़ों की वजह से इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी तू लेगा। और क्या तू उन लड़कियों में से एक से भी सच में बहुत ज्यादा प्यार करता भी है या फिर नहीं। हरामखोर कुत्ते, क्या तुझे लगता है पॉलिटिक्स एक मजाक है। इसके बाद इंडॉन थोड़ा सा शांत होता है और अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, मैं ही बेवकूफ था
जो मैंने तुझ जैसे मवाली के ऊपर यकीन करा। मैंने तेरे ऊपर यकीन बस इसलिए करा था क्योंकि तू अपने काम में काफी ज्यादा अच्छा है। तो बता अब तू आगे क्या करेगा? तूने एक कबाड़ा फैलाया है तो तेरे दिमाग में कोई तो रास्ता होगा इसको साफ करने का। बुढ़ा कहता है, जी सर, मेरे पास रास्ता है। सबसे पहले जिन भी लड़कियों के साथ मेरा चक्कर चल रहा है मुझे उनसे पीछा छुड़वाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ये रिपोर्टर्स मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए जिससे हम अपने ऊपर सारे लगे हुए इल्जामों से बच सकते हैं। इंडॉन कहता है, क्या एक मौका? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इसके बाद बुढ़ा कहता है, सर, जितनी लड़कियों के साथ मेरा चक्कर चल रहा है उनमें से आखिरी वाली लड़की के साथ मैं शादी कर लूंगा और एक बच्चा भी कर लूंगा। मेरे ऐसा करने पर अब तक मैंने जो भी करा है मुझे उसकी एक वजह मिल जाएगी। मेरी काफी सारी फोटोज वायरल हुई हैं जहाँ पे मैं उस लड़की को अपने घर में इन्वाइट कर रहा हूँ, उसके साथ गोल्फ खेल रहा हूँ और भी काफी सारी चीजें हैं। वैसे भी हमारे देश के नागरिक चीजों को काफी आसानी से भूल जाते हैं और एक बार मैं लोगों को यह साबित कर दूं कि जो कुछ वो मेरे बारे में सोच रहे थे वो एक गलत फहमी है, उसके बाद जल्दी ही लोग दो गुटों में बट जाएंगे और आपस में लड़ने लगेंगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक बहुत ही शानदार झूठ वो होता है जिसमें थोड़ी सी सच्चाई होती है। इसलिए जो कुछ भी अभी चल रहा है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और सब कुछ अंडर कंट्रोल में कर दूंगा मैं, इसलिए प्लीज मेरे ऊपर यकीन करो। इंडॉन ये बात सुन के काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और हंसते हंसते कहता है, हरामजादे, तू सच में काफी ज्यादा फनी है और यही खासियत चाहिए होती है एक कमाल का पॉलिटिशियन बनने के लिए। बहुत अच्छे, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए तुम्हें गुड लक, लेकिन ये बात याद रखना तुम्हारे इस प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बुढ़ा कहता है, जी सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे इस राज के बारे में जिस किसी को भी पता होगा उसको मैं आराम से हैंडल कर लूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। और नोटिस करने वाली बात यह है कि इंडॉन को भी बुढ़े के राज के बारे में पता चल चुका है कि बुढ़ा क्या प्लान बना रहा है। तो खैर इसके बाद इंडॉन अपनी कार में बैठता है और यहाँ से निकल लेता है। इंडॉन अपने ड्राइवर को कहता है, हे मैनेजर, ओह क्या आपने मेरा यहाँ पे ज्यादा देर तक इंतजार करा है? जितना मैंने सोचा था मेरी बात उसके साथ काफी ज्यादा लंबी चली। चलो अब यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही इंडॉन कार में यहाँ से जा रहा होता है इतने में ही एक बड़ा सा ट्रक आता है और इंडॉन की कार को उड़ा देता है, जिससे इंडॉन और उसके ड्राइवर की मौत हो जाती है। और ऑब्वियसली ये काम करवाया होता है बुढ़े ने। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बुढ़े को जो अपने एक बंदे को कहता है, मुझे एक सिगरेट दो। और इसके ही अगले सीन में शादी हो रही होती है बुढ़े के बेटे की। इसके बाद हमें बुढ़े की वॉइस ओवर आती है, अगर मुझे कोई एक बात बतानी हो जो मैंने राजनीति में सीखी है तो वो ये है कि मुर्दे बोला नहीं करते। चाहे बात कितनी भी बिगड़ जाए लेकिन मैं अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे कोई मेरा दुश्मन हो या फिर चाहे कोई ऐसा इंसान हो जिसने मेरे लिए काफी लंबे समय तक काम किया हो। यहाँ तक कि अगर मेरा परिवार भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे डेहोंग भाग के अपने छपरी बॉयफ्रेंड के पास आई होती है, यानी कि जुनशोंग के पास। डेहोंग अभी जुनशोंग के सामने रो रही होती है और जुनशोंग कहता है, ये साली कुतिया, सच में आखिर तू यहाँ पे वापस क्यों आई है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और कुतिया कहेगी, आखिर तू क्या बोले जा रही है कि अगर तू घर वापस चले जाएगी तो वो लोग तुझे जान से मार देंगे? तू क्या बकवास किए जा रही है? तू बस पागलों की तरह झूठ बोलती रहती है। इससे अच्छा तो यह है कि मैं ही तुझे यहाँ पे जान से मार दूं। आखिर मेरा बैट कहाँ गया इसकी? तो यहाँ पे आगे भी डेहोंग को बस निराशा ही मिली होती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। डेहोंग बेचारी अपना सर पकड़ती है और अपने मन में कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन और कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकती हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है, जो मुझे बचा सकता है। प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। वहीं जो जुनशोंग होता है उसको उसका बैट मिल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योंगचोल को। योंगचोल कॉल पे मैनेजर किम को बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की की मदद मत करना। वो लड़की घर से क्यों भागी थी ये बात मैं तुम्हें बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम खुद से कोई गलत अंदाजे ना लगाओ। ये सर टॉम ली से हमें डायरेक्ट ऑर्डर है कि उस लड़की की मदद ना करी जाए, क्योंकि जब हम अपना काम खत्म कर देते हैं तो उसके बाद जो कुछ भी होता है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं। हम बेकोहाम वाले तब तक कोई काम नहीं करते हैं जब तक हमें कोई काम करने को कहा नहीं जाता। तुम समझ चुके हो ना मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ? मैनेजर किम कॉल कट करते हुए कहते हैं, हाँ मैं समझ चुका हूँ। मैनेजर किम के पीछे शोंगो खड़ा होता है और कहता है, हे बॉस, क्या आप ठीक हो? बॉस, हेलो बॉस, आप सुन रहे हो? लेकिन मैनेजर किम अभी ख्यालों में खो रखे होते हैं। उनको याद आ रहा होता है जब कार में डेयोंग मैनेजर किम को बोल रही थी, सर
क्या आप सच में पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो? अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको फ्यूचर में कोई इसी तरीके का केस मिलता है तो प्लीज स्टूडेंट जो भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे आप उनकी बात जरूर सुनना। कोई भी लड़का या फिर लड़की स्टूडेंट आपको जो कुछ भी बोल रही हो उसकी बात सुने बिना उसको भगाना मत। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये लोग बस घर से भागे हुए बच्चे हैं इसलिए आपको इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। वैसे भी किसको पता, क्या पता वो लड़की घर से इसलिए भागी हो कि क्योंकि वो काफी ज्यादा मुसीबत में हो। और यही बात सोचते हुए मैनेजर किम आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पीछे से शोंग हो मैनेजर किम को कहता है, बॉस आप कहाँ जा रहे हो? बॉस कहीं आप उस लड़की को बचाने के लिए तो नहीं जा रहे हो? लेकिन मैंने सुना था कि जब तक आपको कोई काम करने के लिए बोला ना जाए तब तक आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। मैनेजर किम कहता है, हाँ मैंने भी वो बात सुनी थी और इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझसे पहले ही ये काम करने के लिए बोल दिया गया है। शोंगो कहता है, क्या हम सच में ये कर रहे हैं? मैनेजर किम कहता है, सब कुछ ठीक है। उस लड़की ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी ये जानने की कि वो घर से क्यों भागी है। मैंने बस उसकी रिक्वेस्ट को थोड़ी सी देर में एक्सेप्ट करा है। अब वक्त है चलने का। इस बार हम अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। और फाइनली मैनेजर किम इस केस में अपना हाथ ऑफिशियली घुसा देते हैं। हालांकि मैनेजर किम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं टॉम ली के मुताबिक उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम था डोंट डू इट। तो गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप क्वालिटी एक्सप्लेनेशन मिस ना कर पाओ। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।